हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम्स। माय नेम इज हितेश और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी द होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। तो हम होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन देखेंगे प्रोकैरियोट्स के केस में और फिर हम कंपेयर करेंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कौन से अलग अलग प्रोटीन जो है फंक्शन करते हैं। हालांकि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो लगभग सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे हम मेजोरिटीली फोकस करने वाले हैं आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर होने वाले होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन पे। इसमें देखिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन है, आपने सुना होगा डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स। जब डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स आ जाएं, फॉर एग्जांपल ये आपका एक यहाँ पे डीएनए सेगमेंट है और जैसा कि आप देख सकते हैं इस साइट के ऊपर आपका डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड है वो टूटी हुई है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं द डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक। तो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक को रिपेयर करने के आपके पास दो ही तरीके हैं, खासकर मतलब सेल के अंदर दो ही तरीके होते हैं जिससे आप डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स को जो है रिपेयर कर सकते हैं। पहला है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन और दूसरा है द नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग जो है वो बड़ा ही खतरनाक मेथड है जिसके अंदर सीक्वेंस लॉस हो जाती है। और जो नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग है ये म्यूटाजेनिक भी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब सीक्वेंस आप लूज करेंगे तो इसकी वजह से आपके अंदर म्यूटेशंस आ जाएंगी, सेल के अंदर जो है म्यूटेशंस आ जाएंगी। सो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स को रिपेयर करने के लिए जो बेस्ट रेकमेंडेड मेथड है आपका वो क्या है? होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, या फिर इसको रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन आमतौर पे आपको सेल में कहाँ देखने को मिलेगी? आप होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन आपको यूजुअली देखने को मिलती है क्रॉसिंग ओवर के दौरान, जो कि मियोसिस में होती है। हालांकि माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन के भी कुछ केसेस देखने को मिलते हैं। मियोटिक रिकॉम्बिनेशन में जो आपका प्रोफेज है, प्रोफेज 1 की जो पैकाइटिन स्टेज है, उसके अंदर जो आपकी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, लगा लीजिए ये आपका क्रोमोसोम पेरेंटल है, पैटर्नल है, ये मैटरनल है। सो इस केस में इन दोनों के बीच में जेनेटिक एक्सचेंज होता है, तो कुछ चाइज्मा फॉर्मेशन होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे जेनेटिक एक्सचेंज होता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर और होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जो है ये एक दूसरे के यू कैन से सिनोनियम वर्ड्स हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो देखिए आइए शुरू करते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन को। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन है इसमें कौन से स्टेप्स जो हैं आप फॉलो करते हैं, कौन से स्टेप्स जो हैं आपको होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है आपका द अलाइनमेंट ऑफ होमोलोगस डीएनए मॉलिक्यूल्स। जो आपके होमोलोगस डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अलाइनमेंट होना। अब आप कहेंगे ये होमोलोगस क्या चीज है? चलो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, हम समझा देते हैं। लगा लीजिए आपके पास कुछ दो ही क्रोमोसोम है आपके, तो जब और हम डिप्लॉयड हैं तो हमारे पास दो पेयर होंगे, एक जो है वो मैटरनल होगा, एक जो है पैटर्नल होगा। तो ये जो है क्रोमोसोम ये एक दूसरे के क्या होंगे? होमोलोगस। इनकी सीक्वेंस लगभग लगभग सेम होगी, हालांकि एलील्स में फर्क आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, पर सीक्वेंस जो है वो यूजुअली आपको सेम ही मिलती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। या फिर होमो क्रोमोसोम जो क्या है, क्रोमोसोम किस चीज के बने हैं? वो डीएनए के बने हैं। सो यहाँ पे होमोलोगस डीएनए, आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है अलाइनमेंट ऑफ द होमोलोगस डीएनए मॉलिक्यूल। जो आपके होमोलोगस डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेक्स। ये सिनेरियो जो है ना भैया होमोलोगस डीएनए मॉलिक्यूल वाला, ये आपको यूकैरियोट में ही देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोट में नहीं होता ऐसा। ठीक है, प्रोकैरियोट जो है वो उनके अंदर डिप्लॉयड ही नहीं मिलती। तो अब आप कहेंगे प्रोकैरियोट के अंदर फिर सर होमोलोगस डीएनए कैसे होता है? अरे भैया डीएनए रेप्लिकेशन भी तो करता है ना। अब लगा लीजिए एक प्रोकैरियोट का एग्जांपल ले लो। प्रोकैरियोट में आपके पास ये एक सर्कुलर डीएनए है, जब डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो इसकी कॉपी बनेगी ना एक। ठीक है, तो सेल जो है सेल अगर जब आपकी डीएनए रेप्लिकेशन की जो ऐसे कॉपी बन जाती है तो ये भी तो होमोलोगस डीएनए है, तो इनका भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, होमोलोगस डीएनए प्रोकैरियोट के केस में कुछ इस तरीके से बनेगा। ये एक्चुअली कंफ्यूज हो गया था एक बंदा। जो सर्कुलर डीएनए है उसकी जब कॉपी बनती है तो ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे? होमोलोगस डीएनए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे होमोलोगस डीएनए में सबसे पहली जो चीज है वो अलाइनमेंट है। मान लीजिए कि अलाइनमेंट हो चुकी है तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेक्स। क्योंकि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के लिए आपको डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स चाहिए ही चाहिए। प्रोकैरियोट्स के केस में डबल स्टैंडर्ड जो ब्रेक्स हैं वो अपने आप हो जाते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल रीजंस। केमिकल एजेंट्स की वजह से हो सकते हैं, रेडिएशंस की वजह से हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक बैक्टीरिया के केस में
यू कैन से स्पॉन्टेनियसली होते हैं। यूकैरियोट्स के केस में हमारे पास स्पेशल एंजाइम्स हैं जो कि डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक करते हैं इन ऑर्डर टू डू रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हुआ क्या, आपकी अलाइनमेंट हुई, दो डीएनए मॉलिक्यूल जो होमोलोगस हैं वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे अलाइन हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ डीएसबी यानी डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक जो है उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे किया गया है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं, अगला जो स्टेप आपका रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रैंड इन्वेजन। ये जो आपकी यहाँ पे ऐसे है ना जो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स है, इसके बाद कुछ एंजाइम्स आएंगे जो इसको फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से कट कर देंगे। ठीक है, सॉरी इसको नहीं करेंगे यार, ऊपर वाले को, क्योंकि यहाँ पे कोई प्राइम नहीं लिख रखा ना, कोई एंड नहीं लिख रखा, तो इसलिए थोड़ा सा पता नहीं लग रहा। अगला जो स्टेप होगा वो होगा आपका स्ट्रैंड इन्वेजन। स्ट्रैंड इन्वेजन जैसा कि नाम बता रहा है, जो आपकी डीएनए की स्ट्रैंड है, एक डीएनए की जो स्ट्रैंड है जैसे ये वाली है, ये इसके अंदर इन्वेड कर देगी, इन्वेजन हो जाएगा यहाँ पे, तो इस स्टेप को क्या बोला जाएगा, स्ट्रैंड इन्वेजन। ठीक है, अब जैसा कि देख सकते हैं स्टार्टिंग में कंडीशन कुछ इस तरीके की थी, सिर्फ आपके पास डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स है ना, लेकिन अब जो एंजाइम्स आते हैं वो इनको डिग्रेड करते हैं। जो 5 प्राइम एंड होता है उसको ज्यादा कट किया जाता है, 3 प्राइम एंड को कम कट किया जाता है। ठीक है, सो आपके पास यहां पे क्या बच गया, ये है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की यहाँ पे आपके पास स्ट्रैंड है, ये क्या करती है, ये करती है स्ट्रैंड इन्वेजन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रैंड है ये इसके अंदर ऐसे घुस जाएगी और ये वाली जो स्ट्रैंड है ये ऐसे बाहर आ जाएगी। ठीक है, सो यहां पे जो आपको ये सिचुएशन देखने को मिल रही है, इस सिचुएशन को बोलते हैं द हॉलीडे जंक्शन। ठीक है, ये हॉलीडे वाला नहीं है, छुट्टी वाला हॉलीडे नहीं है, ये दूसरा है भैया, ये हॉलीडे जंक्शन है। ठीक है, उसके बाद आपका स्ट्रैंड इन्वेजन हो गया। ठीक है, स्ट्रैंड इन्वेजन जो है हो जाएगा, बड़ा ही सिंपल है। एक स्ट्रैंड जो है वो आपने होमोलोगस जो आपकी सीक्वेंस है उसके बेसिस पे इन्वेड कर देगी, और जो दूसरी स्ट्रैंड है वो कुछ इस तरीके से बाहर आ जाएगी। तो आपके पास कुछ इस तरह का सिनेरियो जो है देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका स्ट्रैंड इन्वेजन, और आपका हॉलीडे जंक्शन जो है वो बन चुका है। ठीक है, हॉलीडे जंक्शन में होता क्या है कि जो दो डीएनए है आपके पास वो क्रॉस करते हैं एक दूसरे को कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे फिर होती है द ब्रांच माइग्रेशन। जो हॉलीडे जंक्शन है आपका ये आगे चलेगा, इस पोजीशन को इस कंडीशन को बोलते हैं ब्रांच माइग्रेशन, क्योंकि ये जो ब्रांचेस हैं ये जो है ये आगे की तरफ माइग्रेट करेंगी अब, तो इस प्रोसेस इस स्टेप को बोला जाता है आपका द ब्रांच माइग्रेशन। ये मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद जो है हम पूरा डिटेल में भी देखेंगे कि कैसे कौन से एंजाइम्स होते हैं, कैसे होता है। इतनी आसान नहीं है जितनी यहाँ पे आपको दिख रही है। इसके बाद जब ब्रांच माइग्रेशन हो जाता है, जेनेटिक एक्सचेंज पूरा किया जाएगा, तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये स्ट्रैंड पूरी बन जाती है ऐसे। ठीक है, और ये भी यहाँ तक आ जाएगी। उसके बाद हमें इस हॉलीडे जंक्शन को, ये जो यहाँ पे ऐसे एक्समैन का निशान बना हुआ है, इसको रिजोल्व करना है, इसको अलग अलग करना है। तो लास्ट स्टेप जो यूजुअली होता है वो होता है आपका द रिजोल्यूशन ऑफ द हॉलीडे जंक्शन। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए जो आपका हॉलीडे जंक्शन है, जो ये वाला सिचुएशन है, आपको एक्समैन जो यहाँ पे बना हुआ है, इसको रिजोल्व करने के आपके पास यूजुअली दो तरीके होते हैं। मैंने बताया लास्ट स्टेप यूजुअली यही होता है, हॉलीडे जंक्शन रिजोल्यूशन। सो इसके दो तरीके होते हैं। आइए समझते हैं कि दो तरीके जो है हमारे पास कौन से हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक हॉलीडे जंक्शन है, सेल के अंदर आपको आमतौर पे कुछ इस तरीके की कंडीशन जो है देखने को मिलेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास हॉलीडे जंक्शन है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट किया है। आई होप आप समझ पाए होंगे। जो पहली स्ट्रैंड है वो ये है, ठीक है, दूसरे वाली यहां पे है, और दूसरे वाली देखिए सीधी जा रही है, यहां से स्ट्रेट जा रही है बिल्कुल नीचे की तरफ। जो ये फोर्थ है, ये नीचे वाली फोर्थ है आपकी, और जो थर्ड है वो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है जो। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको आराम से पीपीटी को बाद में डाउनलोड करके देख भी लेना कि कौन सी स्ट्रैंड जो है कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पे मैंने किया कुछ नहीं है, सिंपली इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने बदल दिया है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं आपके, जो हॉलीडे जंक्शन की रिजोल्विंग में हेल्प करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको ऐसे रोटेट कर देते हैं, कुछ इस तरीके से इसको रोटेट कर देंगे। रोटेट अगर आप करेंगे तो आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, ये इसका यहाँ पे डिटेल स्ट्रक्चर है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए कंफ्यूज एक्चुअली होने वाला स्ट्रक्चर ही है, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब आप रोटेट करेंगे, इसको भी आप जब रोटेट करेंगे
कुछ इस तरीके से, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर जो है अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे दो तरीके से आप कट लगा सकते हैं। ठीक है, दो तरीके कौन से हैं? एक तो सिंपली पहली साइड तो होती है आपकी ये, जैसा कि यहां पे दिखाया भी हुआ है। पहली साइट तो है आपकी ये, जिसको ये है आपकी साइट 1। अगर यहां पे इस तरीके से डीएनए की क्लीवेज होती है तो आपके जो प्रोडक्ट बनेंगे, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेंगे स्प्लाइस्ड प्रोडक्ट या फिर क्रॉसओवर प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉसओवर प्रोडक्ट, क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान दें तो ये स्ट्रैंड पूरी चेंज हो गई है। ठीक है, ये स्ट्रैंड आम पहले क्या था कि ये दोनों ही ग्रे कलर की थी, अब ये जो आपकी स्ट्रैंड नंबर 2 है वो पूरी ही ब्लू हो गई है। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको बोलते हैं स्प्लाइस प्रोडक्ट या फिर क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स। दूसरी सिचुएशन है कि कट ऐसे लगे, हॉरिजॉन्टल कट लगे साइड 2 पे। अगर इस तरीके का कट लगता है तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेंगे उनको बोला जाता है पैच प्रोडक्ट्स या फिर नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसी के साथ अब आगे चलते हैं। अब देखिए डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक रिपेयर पाथवे। ठीक है, जो आपके पास मैंने बताया था ना कि डबल स्ट्रैंड जो आपके पास डीएसबी हैं, डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स हैं, उनको रिपेयर करने के लिए आपको रिकॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ता है। तो मान लीजिए यहाँ पे होता क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स जो हैं आ गया है, कुछ इस तरीके की कंडीशन है, आपके पास डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स जो हैं आपके डीएनए में आ चुके हैं। तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली रिकॉम्बिनेशन है तो आपको अलाइनमेंट करनी पड़ेगी होमोलोगस डीएनए की। ठीक है, अगर होमोलोगस डीएनए नहीं है, ये नहीं है, एक केस तो ये है। दूसरा, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स हद से ज्यादा हो चुके हैं, तो आपके सेल के पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है, नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, सो यहां पे लकीली हमारे पास जो होमोलोगस डीएनए है वो प्रेजेंट है। तो इस केस में सबसे पहले आपका डबल स्टैंडर्ड ब्रेक जो है आ चुके हैं। अब यहां पे होगी डिग्रेड, जो आपका एंड्स हैं, ये आपका जैसे 5 प्राइम एंड था तो ये आपका जो है 3 प्राइम, ये आपका 3 प्राइम एंड हुआ और ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये आपका 3 प्राइम और ये आपका 5 प्राइम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे डिग्रेडेशन हो रही है दोनों एंड्स की, इनको डिग्रेड किया जाएगा, लेकिन स्पीड जो है दोनों की सेम नहीं रहेगी। एक को ज्यादा डिग्रेड करना है, दूसरे को कम। किसको ज्यादा करना है? जो आपका 5 प्राइम एंड वाला किनारा है, जो जैसे कि ये जो है आपका, ये और ये दोनों 5 प्राइम एंड है, इनको ज्यादा डिग्रेड करना है, इनको ज्यादा कट करना है, तो इनको हम ज्यादा वापस ले आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सेगमेंट जो है वो गायब हो चुका है, यहां पे भी और यहां पे भी। जो 3 प्राइम वाले एंड्स हैं इनको भी कट किया जाता है, लेकिन इनको ज्यादा कट नहीं करना। ठीक है, ये कम रहते हैं। एक्चुअली इसमें आपके पास 2 एंजाइम होते हैं, एक्चुअली में तो एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जिसको रैक बीसीडी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। वो यहाँ पे ये वाली जो हरकत है, जो डिग्रेडेशन ऑफ स्ट्रैंड्स है, 5 प्राइम को ज्यादा कट कर देता है, 3 प्राइम को कम करता है, ये इसके लिए ये भाई जिम्मेदार है। ठीक है, रैक बीसीडी कॉम्प्लेक्स इसको बोला जाता है। इसके बाद अगला स्टेप अगेन स्ट्रैंड इन्वेजन रहेगा। जो आपके 3 प्राइम एंड्स हैं, जो ये ओवरहैंग्स हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के, ये यहाँ पे जुड़ते हैं रैक ए नाम के एंजाइम से। रैक ए क्या करता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे बाइंड करेगा और स्ट्रैंड इन्वेजन करवाएगा। ठीक है, और ये स्ट्रैंड इन्वेजन ऐसे नहीं है कि कहीं भी करवा दी, नहीं नहीं नहीं, रैक ए जो है वो पूरे डीएनए को स्कैन करता है, पूरा मतलब ये वाला पूरा। ठीक है, और देखता है कि जो आपकी जो आपका सीक्वेंस है वो कहाँ पे मैच कर रही है, उस हिसाब से आपकी स्ट्रैंड इन्वेजन होएगी। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में भी घुस जाओ। ठीक है, अपना पहचान के ही जाना पड़ता है ना। सो यहाँ पे स्ट्रैंड इन्वेजन कुछ इस तरीके से होगी। उसके बाद यहाँ पे आएंगे डीएनए पॉलीमरेजेस, जो कि रिपेयर का काम करते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं डबल, यहाँ पे हॉलीडे जंक्शन जो है बन चुका है स्ट्रैंड इन्वेजन के टाइम, ये आपका हॉलीडे जंक्शन आ चुका है। अब यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होगा। एक्सक्यूज मी, देखिए यहाँ पे 3 प्राइम एंड को इतना लंबा इसलिए छोड़ा गया क्योंकि 3 प्राइम एंड पे आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और अगर आपको याद है डीएनए पॉलीमरेज के जो सबस्ट्रेट थे उनमें से एक था 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रेजेंट होना। तो अब जो डीएनए पॉलीमरेजेस हैं वो इसको ऐसे फिल कर देंगे और इसको ऐसे आगे फिल कर देंगे, तो आपका जो एक्सचेंज है वो हो जाएगा। फाइनली उसके बाद जैसे ही आपका एक्सचेंज पूरा होगा, देखिए जो आपके डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स आए थे वो अब फिल हो चुके हैं। ओके, 2 हॉलीडे जंक्शन है आपके पास। अब इनको लास्ट में इनको क्या करना पड़ेगा? आपको हॉलीडे जंक्शंस को रिजोल्व करना पड़ेगा। इसके लिए जो एंजाइम यहाँ पे
यूज होता है RUVC। ठीक है, एक चीज हम भूल ही गए, ब्रांच माइग्रेशन होगा, ऑब्वियसली ब्रांच माइग्रेशन होगा। और ब्रांच माइग्रेशन में जो एंजाइम्स हैं RUVA होता है एक, और दूसरा RUVB होता है। आई थिंक तो यही दोनों होते हैं, RUVA और B जो हैं वो आपकी करवाएंगे ब्रांच माइग्रेशन। उसके बाद जब ब्रांच माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर आता है RUVC, जो क्या करता है, आपके हॉलीडे जंक्शन को रिजोल्व करता है। और आपके दो तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, या तो क्रॉसओवर या फिर स्प्लाइस्ड। दूसरा है आपके पास पैच या फिर नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट। तो वो डिपेंड करता है किस साइट पे आपको कट लगेगा। ठीक है, साइट 1 या साइट 2, जैसा कि मैंने बताया था। अब जो ये मैंने एंजाइम्स बताए बहुत सारे, अब उनको देख लेते हैं। अब देखते हैं एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द रिकॉम्बिनेशन। तो इसमें मैं आपको पहले बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास आएगा रैक BCD, उसके बाद हम पढ़ेंगे रैक A, उसके बाद आएगा RUVA और RUVB। एक्चुअली में ये एक साथ काम करते हैं ब्रांच माइग्रेशन में। उसके बाद लास्ट में आपका रहेगा RUVC। तो ये आपके एंजाइम जो है, हम एक एक करके इनको देखते हैं कि कौन सा जो है कैसे फंक्शन कर रहा है। सबसे पहले चलते हैं रैक BCD कॉम्प्लेक्स में। इसका नाम रैक BCD कॉम्प्लेक्स इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके अंदर 3 रैक होते हैं, रैक B, रैक C और रैक D। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक ची साइट देखने को मिलेगी। इसको क्या बोलते हैं, ची साइट। इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ची साइट जो है ये भी आपको देखने को मिलेगी। तो आइए, जैसा कि आपको याद हो, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स जहां भी आपको देखने को मिलेंगे, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स जैसे ही आपको देखने को मिलेंगे, जो आपका रैक BCD कॉम्प्लेक्स है ना, वो जाके डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स पे जाके अटैच हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अटैचमेंट जो है रैक BCD पे हो चुकी है। इसमें से जो रैक D है, सबसे पहले इसको देखते हैं, नीचे से चलते हैं। रैक D है, ये काम करता है आपके 5 प्राइम एंड पे। ये कहां काम कर रहा है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं ग्रीन कलर में जो यहां पे आपके पास है, ये रैक D है। ये इसकी खासियत क्या है, पहली बात तो ये फास्ट है। ठीक है, दूसरी बात, इसके पास न्यूक्लियस एक्टिविटी भी है, ये कट खुद लगा सकता है। ठीक है, ये काम कर रहा है आपके 5 प्राइम एंड पे। क्योंकि ये फास्ट है और कट खुद लगा सकता है, तो इसका हम देखेंगे कि क्या रोल लगा। रैक B जो है, ये काम करता है 3 प्राइम एंड पे और ये होता है स्लो। और इसकी दिक्कत क्या है कि रैक जो B है आपका, वो खुद से कट नहीं लगा सकता, उसके पास कैपेसिटी होती नहीं कट लगाने की। रैक C है, वो काम करता है मोटर वाला। ठीक है, ये इन दोनों को, जो आपके रैक B और D है, इन दोनों को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। ची साइट रिकॉग्निशन का काम करता है। ची साइट अभी बताऊंगा क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन दोनों के अटैचमेंट कर रहा है, मोटर का काम कर रहा है, और इसके पास जो है आपकी कट लगाने की एबिलिटी जो है वो अवेलेबल है, जैसे कि आपको रैक D में देखने को मिली थी। अब होता क्या है कि डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स पे जब आपका रैक BCD कॉम्प्लेक्स इस तरीके से बाइंड करता है, तो ये अब ऑब्वियसली आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो रैक B और D हैं, इनकी हेलिकेज एक्टिविटी भी होती है, ATPase एक्टिविटी भी होती है, और रैक D के पास न्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। सो अब ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, ये इस तरफ आगे बढ़ता है। अब जो DNA है, DNA के ऊपर प्रेजेंट होती है कुछ स्पेसिफिक साइट्स, जिनको बोला जाता है ची साइट्स। अभी जो आपका रैक B है, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, इसके ऊपर कोई लोड नहीं है, ये आराम से चले जा रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, आराम से चले जा रहा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, अब रैक D फास्ट चल रहा है और रैक B जो है वो स्लो चल रहा है। इसका मतलब 5 प्राइम एंड तो फटाफट कटता जा रहा है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, रैक 5 प्राइम एंड जो है उसमें फटाफट कट लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो आपका 3 प्राइम एंड है, उसकी यहाँ पे लूपिंग हो रही है। ठीक है, वो देखिए कितना लंबा बचा हुआ है, और ये वाला कितना कट चुका है। ठीक है, अब ये आगे चलेगा, आगे चलेगा। जैसे जैसे ही आपकी ची साइट आएगी, यहाँ पे ची साइट आपकी अवेलेबल है, ची साइट को रिकॉग्नाइज करने का काम होता है आपके रैक C का। रैक C जैसे ही ची साइट को रिकॉग्नाइज करता है, ची साइट फंक्शन करती है एज अ मोलिकुलर थ्रोटल। थ्रोटल मतलब कि एक्सलरेटर या फिर गैस या स्पीड, आप जो भी वर्ड यूज करते हैं। ये क्या करती है, इनके रोल्स को स्विच कर देती है। ठीक है, रैक D जो पहले फास्ट चल रहा था, ची साइट आने के बाद पोज कर गया। वो क्या कर गया, पोज कर गया। और अभी 1 सेकंड के लिए रैक B भी पोज करेगा, फिर ये अपने रोल्स जो हैं स्विच कर लेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए, अब जो है रोल्स जो हैं स्विच हो चुके हैं। भूलना मत, ये D है, ये B है, और बीच में C है। ची साइट जैसे ही आती है, इसका जो न्यूक्लियस है यहाँ पे जो कि कट लगा रहा था, वो निकल जाता है। ची साइट जो है उसको निकालती तो नहीं है, मतलब उसको डिस्प्लेस कर देती है, ताकि जो 3 प्राइम एंड है आपका,
ये वाला एंड 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, इस पे कट ना लगें। अब जो आपका रैक डी है जो पहले फास्ट था वो अब क्या हो चुका है, डी जो है वो स्लो हो चुका है, बी जो है वो फास्ट हो जाता है। रोल्स स्विच, ठीक है। अब देखिए स्लो चल रहा है तो यहां पे अब सॉरी ये आपका जो रैक बी है ये और भी ये जो है स्लो हो जाएगा, ठीक है। ये रैक डी तो बिल्कुल ही रुक जाता है, बिल्कुल स्लो हो जाता है। रैक बी जो है ये भी स्लो हो जाएगा, ये अंडर लोड आ जाएगा अब, और यहाँ पे जो 3 प्राइम एंड है आपका उसकी ऐसे लूपिंग हो जाएगी, ठीक है। देखिए कितने लूप्स बन गए हैं। तो उसके बाद जब ये आपके रैक बीसीडी कॉम्प्लेक्स जो है अपना काम ची साइड जब आ जाएगी तो उसके बाद ये जो है हट जाएगा, और हटने के बाद आपके पास कुछ जो स्टार्टिंग में इस तरह की कंडीशन थी ना, आपके पास सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक्स थे, वो अब कुछ इस तरीके की कंडीशन रह जाएगी, ठीक है। जो आपका 3 प्राइम एंड्स हैं वो लंबे रहेंगे, 5 प्राइम एंड्स को शॉर्ट कर दिया जाएगा थैंक्स टू द रैक बीसीडी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद अगला देखते हैं हम रैक ए। आपने अगर आपको डीएनए रेप्लिकेशन याद हो तो मैंने बताया था कि सेल को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं चाहिए होता, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रहे, क्योंकि पहली बात सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में ब्रेक लगाना आसान है, दूसरी बात सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर सकता है। तो हमने पढ़ा था कि रेप्लिकेशन में जब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है तो वहां पे एक प्रोटीन आता है जो उसके साथ बाइंडिंग करता है, उस प्रोटीन को नाम दिया था हमने सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ये सिंगल स्ट्रैंडेड है और यहाँ पे भी ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो यहाँ पे आपके सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे आएगा एक दूसरा एंजाइम, दूसरा प्रोटीन जो है जिसका नाम है रैक ए। ये क्या करता है, ये एसएसबी को बाइंड नहीं करने देता, ये कहता है तेरा भाई गाड़ी चलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये भी कोऑपरेटिव बाइंडिंग करता है, जैसे एसएसबी जो है वो कोऑपरेटिव बाइंडिंग करते थे। कोऑपरेटिव बाइंडिंग क्या है देखिए समझते हैं। सबसे पहले एक रैक ए जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है आपका, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे रैक ए ने बाइंडिंग की, अब ये अपने एडजेसेंट पोजीशंस पे यहाँ पे और यहाँ पे दूसरे रैक ए की जो आपके और भी प्रोटीन्स हैं रैक ए उनकी बाइंडिंग करवाता है, ठीक है। ये दोनों तरफ करवा सकता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। लेकिन अगर ये बाइंडिंग करवा रहा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है, मतलब कि इस तरफ पहला यहां है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां और चौथा यहां, तो इस साइड जो है आपकी जो बाइंडिंग है, जो कोऑपरेटिव बाइंडिंग है वो होती तो है लेकिन स्लो होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा जो आपके रैक ए हैं वो जुड़ नहीं पाते। रैक ए जो है वो एक्चुअली एक फिलामेंट बनाता है, ठीक है, वो फिलामेंट जो है इस सिनेरियो में नहीं है। जो ये वाला सिनेरियो है जहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम जा रहे हैं हम, यहाँ पे नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है तो कोऑपरेटिव बाइंडिंग फटाफट होती है, ठीक है। देखिए कितने सारे आपके रैक ए जो जुड़ गए हैं और ये कुछ इस तरीके से आपका एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है, हेलिकल फिलामेंट बना देगा। अब इसका क्या रोल है, देखिए ये हेलिकल फिलामेंट कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। मैं इसको फॉर एग्जांपल ये आपका इस तरह है ना, हम इसको इधर से देख रहे हैं, टॉप व्यू है ये हमारा। तो टॉप व्यू में एक्चुअली इसके पास दो साइट होती हैं डीएनए को बाइंड करने के लिए। एक तो होती है प्राइमरी बाइंडिंग साइट, जहां पे आपका जो मेन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये वाला ये बाइंड करता है। दूसरी होती है सेकेंडरी बाइंडिंग साइट। प्राइमरी बाइंडिंग साइट में जो डीएनए बाइंड करता है ना उसकी बाइंडिंग होती है स्ट्रॉन्ग, लेकिन सेकेंडरी बाइंडिंग साइट पे बाइंडिंग जो है डीएनए के साथ इतनी मजबूत नहीं होती। तो होता क्या है, लगा लीजिए ये आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, कुछ इस तरह की कंडीशन है, रैक ए के मोनोमर आएंगे और फिलामेंट बन जाएगा, ठीक है, फिलामेंट बन जाएगा। ये हो गया आपका प्री साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये आपका होमोलोगस डीएनए है, यहाँ पे इनकी अलाइनमेंट हो चुकी है, ठीक है। अलाइनमेंट के बाद अब जब स्ट्रैंड इन्वेजन होता है तो होता क्या है, यहाँ पे डी लूप फॉर्मेशन होगी। ये जो एक स्ट्रैंड है ये यहाँ से, इसकी एक स्ट्रैंड जो है ये यहाँ से उठ के इधर जाएगी, वो रैक ए फिलामेंट जो है स्ट्रैंड इन्वेजन करवाएगा, ठीक है। अभी स्ट्रैंड इन्वेजन हुआ है सिर्फ, लेकिन जो रैक ए है वो देखिए ये तो आपका ओरिजिनल डीएनए है और ये आपका होमोलोगस डीएनए है। होमोलोगस डीएनए जो है वो रैक ए फिलामेंट की जो सेकेंडरी साइट्स हैं वहां पे एंटर करता है। एक रैक ए जो है वो एक टाइम पे आई थिंक 3 बेस पेयर के साथ इतनी जगह ले लेता है। अगर ये आपका डीएनए है तो इतनी जगह पे एक आपका रैक ए बाइंड करता है, ठीक है। सो रैक ए जो है 3 बेस पेयर के साथ कुछ इस तरीके से बाइंडिंग करता है। अब यहाँ पे आपका जो दूसरा होमोलोगस डीएनए है जो ये पिंक वाला है ये एंटर करेगा
और यहाँ पे अब स्कैन किया जाता है किस चीज के लिए कि सीक्वेंस मैच कहाँ पे कर रही है। सीक्वेंस मैच होना जरूरी है, अदरवाइज स्ट्रैंड इन्वेजन और होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का क्या फायदा। होमोलोगस डीएनए में भी आपको सीक्वेंस तो मैच करनी पड़ेगी ना, तो वो फंक्शन कौन कर रहा है आपका, रैक ए। जैसे ही इसको सीक्वेंस मिल जाएगी ये स्ट्रैंड इन्वेजन करवा देगा। ठीक है, स्ट्रैंड इन्वेजन का काम भी रैक ए का है, होमोलोगस प्री साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स बनाना भी काम जो है रैक ए का है। ठीक है, तो आपके पास शुरू करने के लिए दो हैं आपके पास, एक तो है रैक ए, दूसरा है रैक बीसीडी कॉम्प्लेक्स। खत्म करने की तरफ चलते हैं। अब उसके बाद हमें पता है क्या होती है ब्रांच माइग्रेशन। ब्रांच माइग्रेशन में जो हॉलीडे जंक्शन आपका बनता है उसकी ब्रांच माइग्रेशन होगी, लगा लीजिए इस तरफ जा रहा है, तो ये अपने आप नहीं होती, इसमें कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं। इसमें प्रोटीन कौन से होते हैं, दो होते हैं, आरयूवी ए, आरयूवी बी। आरयूवी बी जो बी है ये एक हेक्सामर है और ये दो बाइंड करते हैं यूजुअली कुछ इस तरीके से, एक आरयूवी ए के साथ जो कि एक टेट्रामर है। ठीक है, ये एटीपी का यूज करते हैं और आपकी जो ब्रांच है जो हॉलीडे जंक्शन है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका हॉलीडे जंक्शन है, हॉलीडे जंक्शन पे ये बाइंड करते हैं। जहां भी इन्हें हॉलीडे जंक्शन दिखता है ये वहां चले जाते हैं, वहां पे इनकी बाइंडिंग हो जाती है और ये करवाते हैं आपकी ब्रांच माइग्रेशन। इसके बाद लास्ट जो था आपका, मैंने बताया था हॉलीडे जंक्शन को रिजोल्व करना। हॉलीडे जंक्शन को रिजोल्व करने का काम होता है आपके आरयूवी सी का। तो ये भी जैसे ही आपकी ब्रांच माइग्रेशन वाला स्टेप पूरा होता है ये भी हॉलीडे जंक्शन पे बाइंड करता है। ये हॉलीडे जंक्शन ही है भैया, बस यहाँ पे क्रॉस है वहां पे प्लस है, चीज सेम ही है। सो आरयूवीसी जो है एज ए डाइमर बाइंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे बाइंडिंग होती है और यहाँ पे या तो ऐसे कट लगेगा या ऐसे कट लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द कट आपकी डिपेंड करता है कट कैसा लगाए, उसके बेसिस पे आपको पता लगेगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो क्रॉसओवर प्रोडक्ट होगा या नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट आपको जो है मिलेगा। तो ये थे एंजाइम्स जो कि आपके रोल प्ले करते थे। ये अब तक हमने पढ़ा प्रोकैरियोट्स के केस में। अब हम पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं रिकॉम्बिनेशन के स्टेप कौन से हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये प्रोकैरियोट में कौन से प्रोटीन यूज होंगे और फाइनली हम देखेंगे यूकैरियोट्स में उनके प्रोटीन होमोलॉग्स क्या हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस डीएनए एंड स्ट्रैंड इन्वेजन। इसमें तो सिंपल सी बात है, ई कोलाई में हमने कौन सा देखा, आपके पास रैक ए जो प्रोटीन है वो फंक्शन करता है यहाँ पे। यूकैरियोट्स में आपके पास होता है रैड 51। रैड 51 मियोसिस के केस में है आपके पास DCM1। अगला है डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स का इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स या DSB। मैंने बताया था प्रोकैरियोट के केस में DSB अपने आप होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, तो यहाँ पे कोई स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में जो SPO1 है वो आपके डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स लगाता है। SPO1 कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर होता है उसका, और वो स्पेसिफिक साइट्स के ऊपर आपकी जो है इसको SPO11 बोलते हैं, और ये आपके डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स लगाएगा स्पेसिफिक साइट पे। अगर मेटिंग टाइप स्विचिंग हो रही है, देखिए रिकॉम्बिनेशन एक तरह की नहीं होती, बहुत तरह की होती है। रिकॉम्बिनेशन, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, मेटिंग टाइप स्विचिंग, उसके साथ साथ आपके पास ट्रांसपोजिशन भी है, तो अलग अलग तरह के आपके रिकॉम्बिनेशन यहाँ है। तो मेटिंग टाइप स्विचिंग में जो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक लगेंगे वो लगाता है आपका HO प्रोटीन। उसके बाद बात करते हैं प्रोसेसिंग डीएनए ब्रेक्स टू जनरेट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, जो यहाँ पे मतलब रैक BCD हेलिकेज न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स था। इसके लिए यहाँ पे आपके पास होता है MRX प्रोटीन। ठीक है, MRX प्रोटीन जिसका दूसरा नाम क्या है, रैड 50, रैड 58, रैड 60 न्यूक्लियस। ये जो है कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे रैक यूकैरियोट्स के केस में वही काम करेगा जो यहाँ पे आपका रैक BCD हेलिकेज न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे असेंबली ऑफ स्ट्रैंड एक्सचेंज प्रोटीन कौन करवा रहा था आपके पास, इसको रहने दीजिए, यहाँ पे रैक BCD करवा रहा था। यहाँ पे आपके पास है रैड 52 और रैड 59। ठीक है, ब्रांच माइग्रेशन में आपके पास RUVAB कॉम्प्लेक्स है। यूकैरियोट्स में अभी तक वेल कैरेक्टराइज हुआ नहीं है कि कौन सा प्रोटीन जो है वो एक्चुअली में ब्रांच माइग्रेशन करवा रहा है। लास्ट में आपके पास है हॉलीडे जंक्शन का रिजोल्यूशन, यहाँ पे RUVC है आपके पास, यहाँ पे है रेड 51C और XRC3 कॉम्प्लेक्स, WRN और BLM। ये प्रोटीन जो है आपकी यूकैरियोट्स में करवाते हैं आपकी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। इसी के साथ आज का जो सेशन है यहीं ओवर करते हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम में जो CSIR नेट लाइफ साइंसेज के बैच हैं वो शुरू हो चुके हैं। अगर आप इनके लिए इनरोल करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या नंबर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, क्लासेस आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। आपके पास पूरी टेस्ट सीरीज होंगी, मॉक टेस्ट हैं, वीकली टेस्ट हैं,
आपके पास डाउट रिजॉल्विंग सेशंस हैं, और भी बहुत कुछ है। तो जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या फिर नंबर पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए थी या ऐसा ही और फ्री कंटेंट आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पे दिया गया है। इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक जो है देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन so that whenever a new video is uploaded you will get notified. Thank you.